So the topic that we are going to start today is national parties. Okay. So we are going to see detail about national parties. What are the criteria becoming national parties? Okay. Which are the various national parties in our country? Okay. And what are their ideologies? तो किस पे ज्यादा फोकस करते हैं? तो इन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही आज हमको क्या करना है, कवर करना है। सो कंसंट्रेशन के साथ आराम से इसको सुनते रहिएगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडिया के, अगर इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो हमने प्रीवियस क्लास में ही पावर शेयरिंग की बात की, फेडरलिज्म पूरा चैप्टर ही हमारा वही था, जिसमें हमने देखा कि एक फेडरल नेशन होता क्या है। तो जहाँ पे टू और मोर देन टू क्या लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो, तो वहाँ पे फेडरलिज्म होता है। तो अभी हम टू लेवल को लेके चलते हैं, और ऐसा हम जनरली देखते हैं कि जिस भी कंट्री में क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर होता है, तो वहाँ पे दो तरह की पार्टी वर्क करती हैं। ठीक है ना, वहाँ पे दो तरह की पार्टी वर्क करती हैं। एक ऐसी पार्टी होती है जो किसी पार्टिकुलर फेडरल यूनिट, और फेडरल यूनिट का मतलब क्या है, पूरा कंट्री है, उसमें जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं। तो कुछ ऐसी पार्टी होती हैं जो उस स्टेट्स तक ही लिमिटेड होती हैं। किसी एक इंडिविजुअल फेडरल यूनिट में वो क्या होती हैं, वो अपने पॉलिटिकल जो उनका कैंपेन होता है, ठीक है ना, इलेक्शन जो होता है उसको कैरी आउट करती हैं। बट इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी पार्टीज होती हैं जो कुछ स्टेट्स में, मतलब कुछ ज्यादा स्टेट्स में वो क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, या फिर वो पूरे नेशन में या सारी स्टेट्स में वो रहती हैं। तो जो किसी एक पार्टिकुलर स्टेट तक ही लिमिटेड रहता है, ठीक है ना, उनका जो इलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है ना, पॉलिटिकल जो प्रोसेस है, तो उसको हम स्टेट पार्टी कहते हैं। और जो कुछ ज्यादा स्टेट्स में क्या है इन्वॉल्व है, या लगभग लगभग सारी कंट्री में सब, मतलब सारी स्टेट्स में क्या है, वो अपना कैंपेन करती हैं, ठीक है ना, वो अपने कैंडिडेट को खड़ा करती हैं, इलेक्शन जीतती हैं, हारती हैं, जो भी है। तो अगर वो पूरे कंट्री में फैली हुई हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, उसको हम नेशनल पार्टी कहते हैं। तो केवल इस बेस पे हम किसी को नेशनल पार्टी नहीं कह देंगे कि पूरे कंट्री में वो रन कर रही, बट हम एक उनका जो एम है, ठीक है ना, उनके एम के बेस पे मैं बता रहा हूँ। वो तो इलेक्शन कमीशन है ही जो ये बताएगा, ठीक है, कि कौन सा नेशनल पार्टी होगा, क्या क्या स्टेट पार्टी है, जो हमारा टॉपिक भी होगा। बट अगर ओवरऑल हम अगर एरिया की बात करें, तो जो स्टेट तक लिमिटेड होती हैं वो स्टेट पार्टी होती हैं। और जो लगभग लगभग सारी स्टेट्स में या पूरे कंट्री में वो स्प्लिट होती हैं, उनको हम कहते हैं नेशनल पार्टीज। ठीक है। तो ये चीज आपके माइंड में रहना चाहिए कि स्टेट पार्टी, अभी हम और ज्यादा इसके बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल में, बट अभी ये आपके माइंड में रहे, ठीक है ना। जो लोकल लेवल तक रहेगा, स्टेट लेवल तक स्टेट पार्टी, जो सारे कंट्री में रहेगा वो है आपका नेशनल पार्टीज। ओके। चलो, इसके बाद अगर हम देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक पे, अगर यहाँ पे अगर बढ़ना चाहें, तो पहले पैराग्राफ को अगर आप पढ़ेंगे, अभी हम टाइम नहीं देंगे आपको, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो यही सारी चीजें दी गई हुई हैं, ठीक है ना, कि जो ये नेशनल पार्टी जो होती है, जो पूरे स्टेट लेवल पे होती है, वहां पे होता क्या है। तो भले ही वो पूरे स्टेट्स में वो क्या होती है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जो ये नेशनल पार्टी है हर एक स्टेट में, सपोज बीजेपी की ही पार्टी है, ठीक है, तो सपोज वो आपके असम वाले एरिया में हो, इधर आपका हरियाणा वाले एरिया में हो, फिर साउदर्न स्टेट्स में हो, नॉर्दर्न स्टेट में हो, मतलब हर जगह पे लगभग लगभग है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि अलग अलग स्टेट में है तो उनकी आइडियोलॉजी या उनकी जो पॉलिसी जो होती होगी वो क्या होगी, वो अलग होती होगी, बिल्कुल नहीं। नेशनल पार्टी भले ही पूरी स्टेट्स में फैली है, लेकिन जो उनकी पॉलिसी जो होंगी, जो उनके प्लान्स जो होंगे, वो नेशनल लेवल पे ही डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है ना, जो पॉलिटिकल जो हेड्स होंगे, ठीक है ना, जो जो पार्टी जो हेड होंगे, ठीक है ना, वो डिसाइड करेंगे कि पार्टी क्या करेगी। तो एक चीज माइंड में रहे कि नेशनल पार्टी अलग अलग स्टेट में है, तो अलग अलग स्टेट के जो लीडर्स जो हैं, जो एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्या कि वो उनकी आइडियोलॉजीज भी अलग होंगी। उनको जो भी काम करना होगा वो क्या करेंगे, जो लीडर्स होंगे उनके पॉलिटिकल पार्टी के, उनसे पूछ के वो करेंगे। ठीक है ना, तभी वो नेशनल लेवल पे कुछ बना सकते हैं। ठीक है। चलो, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो अ, ये जो नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है, नेशनल पार्टी की अगर बात करें, तो ये जरूरी होता है क्या कि वो इलेक्शन जो कमीशन से उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। ओके। तो सबसे पहला काम यही उनको करना होता है कि उन जो पॉलिटिकल जो पार्टी है, ठीक है ना, वो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम थोड़ा सा अब नेशनल पार्टी से अलग हो रहे हैं, हम केवल पार्टी की बात कर रहे हैं। तो जो भी पार्टी जो भी इलेक्शन में क्या करती है, कॉन्टेस्ट करती हैं, उनको तो रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है। ठीक है ना। अगर रिसेंट अगर अगर हम डाटा की बात करें, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे देखिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो डाटा है वो रिसेंट का है, और आपके लिए जरूरी है, वो आप समझ लीजिएगा।
तो अगर हम देखें तो इस समय जो नेशनल पार्टी की बात की जाए, ठीक है ना, नेशनल पार्टी जो टोटल हैं वो इस समय मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि जो भी रजिस्टर्ड जो पार्टीज हैं, ठीक है ना, जो भी टोटल कितनी है रजिस्टर्ड पार्टी है वो कितनी है 2858, ठीक है ना, इतनी टोटल रजिस्टर्ड पार्टी हैं इलेक्शन कमीशन में। ओके, इसमें से अगर अलग अलग देखें तो इसमें से 2796 जो पार्टीज हैं वो अनरिकॉग्नाइज पार्टी हैं, ठीक है ना। इसका मतलब कि इनको मान्यता प्राप्त नहीं हुआ है किससे, इलेक्शन कमीशन के थ्रू, ठीक है ना। रिकॉग्नाइज पार्टी, चाहे वो स्टेट पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, किसी पार्टी का उनको दर्जा नहीं मिला हुआ है, लेकिन वो रजिस्टर्ड हैं, ठीक है ना। रजिस्टर्ड और अनरिकॉग्नाइज में डिफरेंस होता है, ठीक है ना, अभी हम आगे उसको देख लेंगे। तो रजिस्टर्ड तो है ये पूरे, इतनी क्या है, ये रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, इसमें से 2796 जो है वो क्या है, वो अनरिकॉग्नाइज पार्टी है, मतलब उनको ना तो स्टेट पार्टी और ना तो नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, कुछ नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। इसमें से अगर हम देखेंगे तो इसमें से जो 54 जो पार्टीज हैं वो स्टेट पार्टी हैं, ठीक है ना। हम अभी डिस्कस करने वाले हैं जस्ट इसके बाद ही कि स्टेट पार्टी किसको कहेंगे, किस पार्टी को स्टेट पार्टी को का जो स्टेटस दिया जाता है। इसके साथ अगर देखेंगे तो इस समय जो 8 जो पार्टीज हैं, आपके एनसीईआरटी में 7 दिया है, तो उसको हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे तब आप कंफर्म हो जाएंगे। इस समय जो 8 जो पार्टी है वो कौन सी पार्टी है, नेशनल पार्टीज है, ठीक है ना। तो अगर हम पूरा ऐड करें तो हमारा ये आ जाएगा 2858, इन विच 2796 सॉरी 2796 जो होगा वो अनरिकॉग्नाइज पार्टी है, ठीक है ना। 54 स्टेट्स पार्टी हैं और जो 8 जो है वो क्या है, नेशनल पार्टीज हैं। ओके, तो ये आपके माइंड में रहे। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो हम ये कह रहे हैं क्या कि जो भी पार्टी है कंट्री में उनका तो रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है इलेक्शन कमीशन के लिए। ओके, इलेक्शन जो कमीशन है, इलेक्शन जो कमीशन है वो सारी पार्टी को एक तरह से क्या करता है, ट्रीट करता है, ठीक है ना। उसका किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। बट जो भी रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है ना, जो भी रजिस्टर्ड पार्टी है, ठीक है ना, तो या तो वो बिग पार्टी कहा गया उनको, नेशनल पार्टी जैसे जैसे नेशनल पार्टी हो गई बिग पार्टी, या फिर जो क्या हो गई जो स्टैब्लिश जो पार्टी है, ठीक है ना। स्टैब्लिश पार्टी का मतलब क्या होता है कि जो रिकॉग्नाइज पार्टी है, ठीक है ना, उनको वो क्या करता है, वो स्पेशल फैसिलिटीज देता है। जो इलेक्शन कमीशन है वो डिस्क्रिमिनेशन तो ज्यादा नहीं करेगा, जो भी पार्टी है उसकी नजर में सेम है, ठीक है ना। एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है हमारा इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल सी 24 में जो दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बट जो स्टैब्लिश और जो भी लार्ज पार्टी जो नेशनल पार्टी जो होती है उनको वो क्या करता है, स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या फैसिलिटी हो सकता है, तो सबसे पहले होता है कि इनका यूनिक सिंबल। तो अगर हम नेशनल पार्टी की ही बात करें, ठीक है ना, नेशनल पार्टी की ही बात करें, ओके, या फिर जो रिकॉग्नाइज पार्टी है तो उनका क्या होता है, उनका अपना सिंबल होता है, ठीक है ना, यूनिक सिंबल, और उस सिंबल को कोई और नहीं ले सकता है। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है, बीएसपी, तो ये सारी जो पार्टी हैं क्या है, ये सारी ऐसी पार्टी हैं जो क्या है, नेशनल पार्टी हैं, और इसके साथ साथ क्या है, उनका अपना यूनिक सिंबल है। एग्जाम्पल के तौर पे लोटस, आप बीजेपी जानते हैं, जो पाम है, ठीक है ना, वो क्या है, आप कह सकते हैं वो कांग्रेस का है, हाथ का पंजा। ओके, तो जो भी नेशनल पार्टी है सबसे पहले इलेक्शन कमीशन उनको ये फैसिलिटी देता है कि आपका एक पर्टिकुलर सिंबल होगा, पर्टिकुलर का मतलब यूनिक सिंबल है जो आपके पास हमेशा रहेगा, ठीक है ना। इसके पास जो स्टेट की कुछ जो रिकॉग्नाइज पार्टी हैं उनको भी यूनिक सिंबल दिया जाता है, जैसे समाजवादी पार्टी साइकिल है, तो वो नेशनल पार्टी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वो क्या है, स्टेट पार्टी है, या फिर ऐसे कहेंगे वो रिकॉग्नाइज पार्टी है। देखो, रिकॉग्नाइज पार्टी में दो होगा, या तो वो नेशनल पार्टी होगी या फिर वो स्टेट पार्टी। तो एसपी भी क्या है, एक रिकॉग्नाइज पार्टी है, नेशनल पार्टी नहीं लेकिन रिकॉग्नाइज पार्टी है, क्योंकि उसको स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, स्टेटस मिला हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये जो एसपी है उसका भी ये क्या है, यूनिक सिंबल है, साइकिल। और ऐसे चाहे वो ममता बनर्जी का आप देख लीजिए, फ्लावर एंड ग्रास वाला, ठीक है, बहुत सारे अभी हम पार्टी के बारे में अभी देखने ही वाले हैं, जस्ट इसके बाद वाला टॉपिक होगा, तो वहां पे आप समझ सकते हैं क्या कि जो रजिस्टर्ड जो सॉरी जो ये रिकॉग्नाइज पार्टी होती है उनको क्या मिलता है, यूनिक सिंबल मिलता है। और जो उस पार्टी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट है केवल उन्हीं को वो सिंबल मिल पाएगा। आप सब इन किसके बारे में जानते रहते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद देखेंगे कि ये जो पार्टीज हैं इनके अलावा भी बहुत सारी स्पेशल फैसिलिटीज मिलती हैं। किन पार्टी को, जो ये रिकॉग्नाइज होती हैं। अब देखो, ये रिकॉग्नाइज पार्टी क्यों कहती हैं, क्योंकि इसको इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया है, पहचान दिया है, अपनी मान्यता दी है, ठीक है ना। अब मान्यता दी है कि ये रिकॉग्नाइज पार्टी है, ठीक है, और इस तरह से इनको क्या करेंगे हम, फैसिलिटीज। तो ज्यादा फैसिलिटीज के बारे में हमको सोचना नहीं है, बट एक चीज और जान जाइएगा कि जो भी रिकॉग्नाइज पार्टी होती है, ठीक है ना,
अब उसमें क्या होता है, उसमें इलेक्शन कमीशन उनके ब्रॉडकास्टिंग का, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, जो भी चीजें हैं, ठीक है ना, टेलीविजन, रेडियो रेडियो तक की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो टाइम जो दिया जाता है कि आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, तो वो केवल रिकॉग्नाइज पार्टी को ही दिया जाता है, ठीक है ना। तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, अपना प्रचार प्रसार करने के लिए टेलीविजन, रेडियो का यूज करना है, तो वहां भी क्या है, वहां पे जो टाइम जो दिया जाता है, जो फिक्स किया जाता है, तो उसमें ज्यादा प्रेफरेंस इन्हीं को दिया जाता है जो ये रिकॉग्नाइज पार्टी होती है। ओके, चलो। तो अब तो सवाल ये आता है कि सर अब ये कोई भी पार्टी होगी, कोई भी अपना पार्टी बनाएगा, तो वो क्या करेगा, वो सबको यही चाहेगा कि हम नेशनल पार्टी बने, क्यों वो बेकार में स्टेट पार्टी बनेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कभी फ्यूचर में वो नेशनल लेवल पे जाए, तो क्यों वो क्या हो, क्योंकि अगर हमको फोर व्हीलर चलाना है, ठीक है ना, फोर व्हीलर चला रहे हैं या फ्यूचर में चलाना ही है, ठीक है ना, तो लाइसेंस बनवाना है, तो क्यों हम बाइक का बनवाएं, हम डायरेक्ट फोर व्हीलर का ही बनवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब ये जो सोचते हैं कि जब ये हमको चुनाव लड़ना ही है, तो नेशनल पार्टी के नेम से ही लड़ेंगे, क्यों स्टेट पार्टी के नेम से लड़े। तो जो भी पार्टी होंगी वो सारी नेशनल पार्टी बन जाएंगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया इसके लिए बनाया होगा, ठीक है ना, कुछ क्राइटेरिया इसके लिए बनाया होगा कि किस पार्टी को हम क्या करेंगे, हम नेशनल पार्टी कह सकते हैं, ठीक है ना, किस पार्टी को हम क्या कहेंगे, नेशनल पार्टी कहेंगे। और प्लीज इस चीज को, क्योंकि हो सकता है जब आप उसको पढ़ें तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो, ठीक है ना, बट बस हम जहाँ पे जिस वे में हम आपको बताना चाह रहे हैं उसमें आप क्या करिएगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। लेकिन बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर ये परसेंटेज, ये सीट कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है ना। इवन हम तो कभी ये नहीं कहेंगे किसी टीचर से आप पूछिए, बट एक बार आप मतलब कि जनरली जो टीचर्स होते हैं वो ज्यादा बताते नहीं है कि ये नेशनल पार्टी, तो वो कहते हैं जो नेशनल लेवल जो नेशनल लेवल पे काम करती है वो नेशनल पार्टी है, जो स्टेट लेवल पे काम करती है वो स्टेट पार्टी है। तो ये तो एक उसके एरिया के अकॉर्डिंग हो गया, बट ये तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या, कोई पार्टी जो भी स्टेट लेवल पे जा सकती है, चलो हम भी यहाँ से लड़ेंगे, यहाँ से लड़ेंगे, तो हमको नेशनल पार्टी बना दो, ऐसा नहीं होता है ना। इसका मतलब क्या है, कुछ क्राइटेरिया होता है क्या होने का, नेशनल पार्टी बनने का, जो कि इलेक्शन कमीशन टाइम टाइम पे डिसाइड करती है। और अभी तक का जो क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या फिर जो क्राइटेरिया हैं, वो 3 क्राइटेरिया हैं, ठीक है ना। हम तीनों क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें से एक क्राइटेरिया आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसको थोड़ा डिटेल में, डिटेल का मतलब थोड़ा सा उसके बारे में ज्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि आगे और चीजों को हमको समझाना है, इसलिए मैं केवल एक क्राइटेरिया नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं केवल आपको बार बार बताता हूँ, केवल हमको 10th लेवल तक ही आपको प्रिपेयर नहीं करना है, आपको आगे भी बढ़ाना है। ओके, तो थोड़ा सा वेट करिए, अभी हम आप थोड़ा उसको क्राइटेरिया आपके सामने रखते हैं और उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं। ओके, तो ये तो हमारा है मतलब सीरियल नंबर आपको पता ही है कि 3 टोटल क्या है, टोटल 3 क्राइटेरिया हैं, ठीक है ना, जिसमें कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी का स्टेटस पा सकती है। ओके, सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, और यही पहला ही क्राइटेरिया हमारे बुक में दिया हुआ है, और इसी को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये है कि कोई भी पार्टी, ठीक है ना, कोई भी पार्टी, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, मतलब जो स्टेट का जो इलेक्शन होता है, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, ठीक है ना, जो जनरल इलेक्शन, तो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, ठीक है ना, तो उसको क्या करना है, फोर फोर को ही लेके चलेंगे, 4 हो सकता है उससे ज्यादा है तो और अच्छी बात है। तो कम से कम 4 स्टेट में, कम से कम 4 स्टेट में उसको कितना परसेंट वोट मिले, सीट नहीं, उसको कितना परसेंट वैलिड वोट मिले, 6%। तो ठीक है, अभी सुनो सुनो, पहला तो मैंने आपके पहले एक क्राइटेरिया बताया है, अभी इसमें और है कुछ, ठीक है। तो इसमें यह है कि कम से कम वो 4 स्टेट में क्या हो, 4 स्टेट में उसको क्या मिले, उसको 6% वैलिड वोट मिले 4 स्टेट में। किस चुनाव में, चाहे वो स्टेट असेंबली का क्या हो, इलेक्शन हो, ठीक है ना, चाहे वो स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो 4 स्टेट में, या फिर लोकसभा इलेक्शन हो, तो दोनों में कम से कम क्या हो, कम से कम 4 स्टेट में उसको कितना परसेंटेज वोट मिले, 6% वोट। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसको 4 लोकसभा सीट क्या करना है, जीतना है, ठीक है। इसको क्या करना है, जो जनरल इलेक्शन जो होगा उसमें एटलीस्ट 4 सीट क्या करना है, लोकसभा में उसको जीतना है। ओके,
तो अब यहाँ पे देखो, पहला मैंने क्या बताया, इसलिए कहते हैं थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, तो फिर कंफ्यूजन होगा, पढ़ के समझ ही नहीं आएगा उसको, कि कम से कम 4 स्टेट में, ठीक है ना, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो स्टेट का, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो पूरे कंट्री का, उसमें कम से कम 4 स्टेट में क्या करना है, 6% वोट गेन करना है, वैलिड वोट, ठीक है। इसके साथ साथ उसको, क्योंकि वो नेशनल पार्टी बनना है इसको, तो उसके साथ साथ इसको क्या करना है, 4 सीट भी जीतना है लोकसभा का, किसी भी स्टेट में, वो एक ही स्टेट में जीत जाए जैसे भी, उसको क्या करना है, 4 जो सीट है लोकसभा का, विधानसभा का नहीं, 4 सीट लोकसभा का क्या करना है, उसको जनरल इलेक्शन में जीतना है। तब उसको कहा जाएगा कि ये नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया वो ये फुलफिल कर लेती है। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया, पहला पॉइंट समझ में आया सबको, जल्दी से रिप्लाई करना, तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जल्दी रिप्लाई करिएगा, पहला पॉइंट समझ में आ गया आपको? गुड। चलो, इसके बाद हम सेकंड क्राइटेरिया पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्राइटेरिया हमारा ये है, ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया ये है कि कि जो टोटल लोकसभा सीट है, ठीक है ना, जो टोटल लोकसभा सीट प्रेजेंट में अगर देखा जाए 543, ठीक है ना, तो टोटल लोकसभा सीट है, तो इसका 2% सीट क्या करना है अगर ये जीतती है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। टोटल लोकसभा सीट का अगर 2% देखेंगे तो ये 10.8 लगभग आएगा, और 10.8 को मानेंगे हम लगभग 11 सीट्स, ठीक है। तो इसका 2% सीट मतलब कि 11 सीट उसको क्या करना है, 11 सीट किसका, लोकसभा का, उसको क्या करना है, जीतना है, जनरल इलेक्शन जो होगा लोकसभा का। लेकिन ये जो 11 सीट होना चाहिए वो किसी एक या दो स्टेट से नहीं होना चाहिए, उसको 3 स्टेट से ये जीतना पड़ेगा। ये नहीं कि एक एक स्टेट में आपने ज्यादा प्रचार कर दिया, पैसा खर्च कर दिया और 11 सीट जीत गए लोकसभा का, तो आपको नेशनल पार्टी बना दे, बिल्कुल नहीं। 2%, वो टोटल जो 2% मतलब कितना बताएं, जो 11 जो सीट है, ठीक है ना, 11 जो सीट है उसको जीतना है। लेकिन ये जो 11 सीट्स होंगी वो कम से कम 3 स्टेट से, ज्यादा है तो अच्छी बात है, सो गुड, ठीक है, लेकिन कम से कम ये जो 11 जो सीट्स है वो 3 स्टेट से होनी चाहिए, एक या दो स्टेट से नहीं, ठीक है ना। आई थिंक ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो 2% का मतलब क्या है, आपका 11 सीट क्या करना है, उसको जीतना है, किस इलेक्शन में, नॉट इन असेंबली इलेक्शन, ओनली इन लोकसभा इलेक्शन एंड इन 3 स्टेट्स, ओके। तो 3 स्टेट्स में मिला के क्या करना है, उसको 11 सीट जीतना है। आई थिंक आप सेकंड क्राइटेरिया भी समझ गए होंगे, समझ गया क्या सेकंड क्राइटेरिया? जल्दी बताओ, रिप्लाई फटाफट करते रहो, नहीं समझ तो फिर हम बताएंगे उसको। वेरी गुड। अब हम आते हैं थर्ड थर्ड वाले पॉइंट क्राइटेरिया पे, और ये इजी सा क्या है क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी पार्टी है जिसको 4 स्टेट में स्टेट पार्टी बनाया गया है, या उसको स्टेट पार्टी की तरह वो रिकॉग्नाइज या स्टेटस दिया गया उस पार्टी को, ठीक है ना, कम से कम 4 स्टेट्स में, तब भी वो क्या बन जाएगा, तब भी वो बन जाएगा क्या, नेशनल पार्टी। और यही हम आपको बताना चाहते हैं कि 2019, अगर हम यहाँ पे डेट की थोड़ा सा बात करें, थोड़ा इरेज करेंगे ताकि चीजें आगे ना आपको कंफ्यूजिंग लगे। और ये क्राइटेरिया हमारे एनसीईआरटी में है, वो पहला वाला। और तीसरा जो क्राइटेरिया, इसी क्राइटेरिया के बेस पे 7 जून, ठीक है ना, 7 जून 2019 को, ठीक है ना, 7 जून 2019 को, ठीक है ना, कॉनरेड असंगमा की एक पार्टी थी मेघालय में, जहां पे उसका मेन सेंटर मेघालय में है, ठीक है ना। तो उनकी पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी, ठीक है ना, एनपीपी पार्टी थी, ठीक है ना। तो उसमें इलेक्शन हुआ, स्टेट इलेक्शन ही होता है, ठीक है ना, और हालांकि लोकसभा भी इलेक्शन उसमें चल रहा था। बट जो क्राइटेरिया इसने फुलफिल किया वो ये वाला फुलफिल किया था। तो उसका जो मेन जो सेंटर है वो कहाँ पे है, मेघालय में है, ठीक है ना। ये जो कॉन्डेट जो संगमा है मेघालय में, इसके साथ वो मणिपुर, ठीक है ना, नागालैंड, और रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में इसने क्या किया, इसने स्टेट पार्टी का स्टेटस गेन किया है इलेक्शन कमीशन से। स्टेट्स में इलेक्शन हुए और यहाँ पे ये जो एनपीपी पार्टी है उसको स्टेट पार्टी बना दिया गया। अब सब कहेंगे सर स्टेट पार्टी क्या होता है, ठीक है ना। तो स्टेट पार्टी ही इसी समय भी आप जान जाइए, ठीक है ना, स्टेट पार्टी भी समझा दें कि सर आप कह रहे हैं कि 4 स्टेट में स्टेट पार्टी का, तो स्टेट पार्टी होने का, अभी तो आप बता रहे हैं नेशनल पार्टी के लिए, तो स्टेट पार्टी के लिए बिल्कुल इजी, जो अभी हम आपको बता रहे थे ना, कि जो ये क्या हो, किसी भी स्टेट में अगर इलेक्शन हो रहा है और वहां पे इसको क्या मिल रहा है, वहां पे उसको 6% क्या मिला, वोट मिला, वैलिड वोट। अगर किसी एक पार्टी को किसी स्टेट में, क्योंकि स्टेट पार्टी तो किसी ना किसी स्टेट में होगी, तो अगर स्टेट इलेक्शन में, यहाँ पे लोकसभा का मतलब नहीं आएगा,
तो किसी भी क्या है, किसी भी स्टेट इलेक्शन में अगर उसको 6% टोटल वोट मिलता है, वैलिड वोट, ठीक है ना, जो असेंबली इलेक्शन होगा, इसके साथ साथ अगर वो 2 सीट को वो विन करती है, ठीक है ना, 2 सीट वो क्या है, 2 सीट वो अगर वो जीत जीत जाती है, तो फिर हम इसको कहेंगे क्या, कि ये क्या होगी, ये स्टेट पार्टी बन जाएगी, ठीक है ना, कोई भी पार्टी। अब ध्यान से सुनना, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था आपको कि कुछ रजिस्टर्ड होती हैं, कुछ क्या होती हैं, रिकॉग्नाइज पार्टी होती हैं। तो अभी इसके पहले क्या था, ये रजिस्टर्ड तो था लेकिन रिकॉग्नाइज नहीं था। लेकिन जैसे ही इसने क्या किया, ये क्राइटेरिया पूरा किया, जो 4 स्टेट हम बताए थे, उस 4 स्टेट में ये स्टेट पार्टी बना। अब ये स्टेट पार्टी किसको कहते हैं, आपको पता हो गया, कि किसी भी स्टेट में जो इलेक्शन हो और उसको 6% उसका वोट मिले, इसके साथ साथ वो 2 सीट जीते भी। ऐसा जरूरी नहीं है कि 6% वोट मिले और वो सीट भी जीत जाए, ठीक है ना। सपोज करो वहाँ पे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट से भी 1%, 1-1% उसको मिला, तो 6% तो मिल गया, लेकिन सीट तो एक भी नहीं जीता। तो उसको 6% वोट मिले, इसके साथ साथ उसको क्या करना है, 2 सीट अगर वो जीत जाती है, ठीक है ना, स्टेट इलेक्शन में असेंबली सीट, ठीक है, तो फिर हम उसको क्या बना देंगे, स्टेट पार्टी। उसको हम रिकॉग्नाइज कर, हम मतलब इलेक्शन कमीशन है उसको स्टेट पार्टी का क्या करेगा, स्टेटस दे देगा। और अगर यही स्टेटस उसको 4 स्टेट में मिल गया, ठीक है ना, यही स्टेटस अगर उसको क्या मिलता है, 4 स्टेट में अगर मिल जाता है, तो फिर यही पार्टी क्या बन जाएगी, नेशनल पार्टी बन जाएगी, ठीक है। आई थिंक हम जहां तक हो सकता था मैंने ट्राई किया कि अच्छे से आपको समझाएं। और ये जो नेशनल जो पीपल पार्टी है, ठीक है ना, ये जो नेशनल जो पीपल पार्टी है, जो कि 2019 में, अगर जून 2019 में क्या हुआ था, इसी क्राइटेरिया के थ्रू, कि वो मणिपुर, ठीक है ना, मेघालय, इसके साथ साथ नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बनाया गया, स्टेट पार्टी बना दिया गया। और इस बेस पे 7 जून 2019 को, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में जो डाटा दिया है 2018 का दिया है, और उस समय 7 क्या थी, 7 नेशनल जो नेशनल पार्टी थी, और उस समय की जो सबसे नई नेशनल पार्टी थी, वो थी क्या, एआईटीसी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो ये ममता बनर्जी की पार्टी है, जिसको 2016 में क्या दिया गया था, नेशनल पार्टी उसको का स्टेटस दिया गया था। लेकिन जो रिसेंट में जो पार्टी बनी है नेशनल पार्टी, वो कौन सी है, एनपीपी है, जो सी कॉन्ट्रेक्ट संगमा की है। और जो क्राइटेरिया क्या था, कि उसको 4 स्टेट में क्या मिला, स्टेट पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन मिला, और इसलिए उसको क्या बना दिया गया, नेशनल पार्टी बना दिया गया। जल्दी से बताइएगा कि क्या ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, कि स्टेट पार्टी किसको कहेंगे और नेशनल पार्टी किसको कहेंगे। ओके, चलो, तो आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम आपको पढ़ने के लिए टाइम सबसे लास्ट में देंगे, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत सारी बहुत सिंपल वे में अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बच्चे हमेशा थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं इस वाले पार्ट में, कि सर अब ये कौन सा सिस्टम होता है, ये क्या 2% है, क्या 4 स्टेट है। लेकिन हमको लग रहा है कि अब आप क्या हो सके, अब उसको समझ गए हैं कि क्या स्टेटस होता है या क्या क्राइटेरिया होता है किसी भी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस देने के लिए, या फिर स्टेट पार्टी का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या है, जस्ट वेट ए सेकेंड, इसको जरा हटा दें। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग क्या है, कि 2018 के अकॉर्डिंग, 2018 तक हमारी स्टेट में कितनी पार्टी थी, 10, सॉरी 7 जो क्या है रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टीज थी। और अभी क्या है, जो मैंने आपको बताया कि क्योंकि जून 2019 में इलेक्शन कमीशन ने एक और पार्टी को नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया दे दिया है। बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं, क्योंकि जो बुक के थ्रू जाता है वो केवल हमको लग रहा है कि पहले तो वो लोग जल्दी बताते नहीं है कि नेशनल पार्टी का क्या क्या क्राइटेरिया होता है। दूसरा ये कि अगर पूछेंगे आप कितने नेशनल पार्टी है, तो लोग अगर बहुत पढ़ते भी होंगे, बहुत पढ़ेंगे, तो वो जरूर 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 बताएंगे 7, ठीक है ना। लेकिन अगर वो अपडेटेड नहीं है, तो फिर वो 7 ही बताएंगे। लेकिन आप एकदम अपडेटेड हैं, और आपको ये जानना है क्या, कि इस समय हमारे कंट्री में 8 नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है ना, 2019 तक या 2021 तक, ठीक है ना, कितनी नेशनल पार्टीज हैं, 8। ओके, चलो। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, दूसरे टॉपिक में आएंगे, और हम अब क्या देखेंगे, जो भी नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है ना, जो भी नेशनल पार्टी हैं, तो उनकी आइडियोलॉजीज क्या हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान से ये समझना, कि जहां पे जरूरत होगा हम आपको बताएंगे ही, बट इसमें केवल सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि इस पार्टी की कुछ आइडियोलॉजीज बताइए।
इस पार्टी के कुछ पॉइंट्स लिखिए, इनके बारे में डिस्क्राइब करिए। तो कुछ एक्स्ट्रा आपको समझने की जरूरत नहीं है, बट जहां जहां पे समझने की जरूरत आपको होगी वहां पे मैं आपको बताऊंगा। बीजेपी से क्वेश्चन थोड़ा रेगुलरली पूछा गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको देना भी पड़ेगा। और क्योंकि वो रूलिंग पार्टी है, तो हो सकता है उसके बारे में क्वेश्चन रिसेंटली आ जाए, और इसके साथ साथ इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी ज्यादा दिया हुआ है। तो बीजेपी तक का ही हमारा आज का क्लास रहेगा, क्योंकि मतलब समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा और आपको थोड़ा पढ़ना भी रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको आज बीजेपी तक का जो क्राइटेरिया होगा पार्टी का, उसको मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो पहली पार्टी को बात करें। अभी आप बस सुनते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि आप उसको पढ़ लेंगे बाद में। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और कहीं ना कहीं से भी रिसेंटली वेस्ट बंगाल का जो इलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, उसमें आपको पता है 21 में इलेक्शन हुआ, ठीक है ना, क्योंकि 16 में लास्ट हुआ था, ठीक है। उसका 16 के बाद कब हुआ आपका ये 21 में, जो वहां पे जो असेंबली इलेक्शन हुआ, और ममता बनर्जी भले ही अपनी सीट हार गई थी, बट पार्टी तो उन्हीं की जीती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता ही हैं। तो कुछ यहाँ पे लिखना नहीं है, कुछ डेट आप इंपॉर्टेंट याद कर लीजिएगा कि 1 जनवरी, ठीक है ना। तो 1 जनवरी को 1998 में क्या होता है, 1998 को ही ममता बनर्जी की लीडरशिप में क्या होता है, इस पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेटअप किया जाता है, ठीक है ना। और 2016 में इसको क्या मिलता है, नेशनल पार्टी। तो मैंने आपको वही बताया था कि एनपीपी के पहले यही सबसे नई नेशनल पार्टी थी, जिसको 2016 में क्या बनाया गया, नेशनल पार्टी बनाया गया, ठीक है ना। सिंबल याद रख लेंगे, ठीक है ना। फ्लावर और ग्रास का ऊपर सिंबल भी पूरा दिया गया है, फ्लावर एंड जो ग्रास का जो ये सिंबल है, ठीक है ना। अब इस पे ये किसके लिए कमिटेड है, कमिटेड का मतलब ये ज्यादा क्लोज किस चीज के लिए, तो ये सेकुलरिज्म और फेडरलिज्म। बार बार हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से का क्लैश होता रहता है, ठीक है ना। फेडरलिज्म जहाँ पे स्टेट को ज्यादा पावर दिया जाए, सेंटर क्या करे, इंटरफेयर ना करे स्टेट में। आपको पता भी होगा, बताने की जरूरत ज्यादा है नहीं, कहीं ना कहीं हल्का फुल्का न्यूज रखते होंगे आप लोग, तो पता होगा कि किस तरह से बवाल थोड़ा चल रहा था इसके पहले। तो ये सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म में ज्यादा वो बिलीव करती है, अब ये पार्टी बिलीव करती है, ठीक है। पावर की बात की जाए तो आई थिंक ये इनका थर्ड टर्म होगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो 2011 में, ठीक है ना, 2011 में ये जो पार्टी है वो वेस्ट बंगाल का ही इसका मेन सेंटर है, इस पार्टी ये पावर में आई, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसका जो कुछ, क्योंकि ये नेशनल पार्टी है तो ऑब्वियस सी बात है एक स्टेट तक लिमिटेड नहीं रह सकती है, तो इसका जो कुछ पावर वो कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर, त्रिपुरा, तो इन अब हमको लग रहा है 4 स्टेट्स हो गए। तो यहाँ पे इसका जो क्या है अभी रिजल्ट रहा है वो काफी ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री रहा है। और जो इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन 2019 हुआ, उसमें तो इसने गजब का क्या है, 4 पॉइंट समथिंग जो परसेंट है वो, जो ठीक है ना, इसने जीता। और इसके साथ साथ देखो, जो जनरल इलेक्शन है 2019 का, ठीक है ना, अब इसमें क्या है, ये लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, तो लोकसभा का जनरल इलेक्शन हुआ था, ठीक है, 19 वाला, उसमें उसको 4% वोट मिला। और इसके साथ साथ उसने 22 सीट, तो हमने क्राइटेरिया केवल 11 का दिया था, ठीक है ना। केवल हमने क्या किया था, 11 का ही क्राइटेरिया दिया था कि 11 सीट क्या होना चाहिए, मतलब पहला क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। लेकिन ये 11 सीट 3 स्टेट से होना चाहिए, इसके बाद तो 4 स्टेट्स हो गए हैं। तो इस बेस पे इसको क्या किया गया, नेशनल पार्टी बनाया गया था, 16 में ही हालांकि बनाया गया था, वो क्राइटेरिया पूरा हो गया था। तो इस समय के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 2019 में, तो इसको 4% सीट और 12 जो क्या है 4% उसको वोट मिला, और 22 सीट पे इसको क्या मिला, इसको विक्ट्री मिली, ठीक है ना। और ये फोर्थ क्या हो, वो लार्जेस्ट पार्टी बन गई थी किसकी, लोकसभा की। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको याद रखना है, किसमें, एआईटीसी में। जो भी 3 मार्क्स में आता है तो कोई भी 3, या फिर 3 4, और 5 में आता है तो कोई भी 5 6 पॉइंट आप इसके बारे में लिख देंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। और जैसे ही ये क्लास एंड होगा, मैं आपको जहां तक जिस पार्टी के बारे में पढ़ा दिया हूँ उसमें मैं आपको क्या करूंगा, आंसर इसका भेज दूंगा, और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। चलो, सेकंड पार्टी की बात करें तो बीएसपी, काफी मानी जानी पार्टी ये भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, और मायावती जी का नेम जो भी है, ठीक है ना। और इन्हीं के थ्रू हम रिलेशन जो होता है, रिलेशन का मतलब ये कि बीएसपी का दूसरा नेम मायावती, ठीक है ना, ये सबको पता है। तो पहले इसको देख लेते हैं फॉर्मेशन में। तो अगर हम आगे देखें इसको, तो 1984 में, ठीक है ना, काशीराम पता ही है, तो इनके काशीराम के ही नेम पे ये जो आवास आवास जो उन्होंने बनवाया था अपने टाइम पे, वो काशीराम आवास आपको पता भी होगा, ठीक है। तो 1984 में क्या करता है कि काशीराम, ओके, की लीडरशिप में ही इस पार्टी को फॉर्म किया जाता है, किस ईयर में, 1984 में। और इसका जो जो मेन अगर कहा जाए, मेन जो फोकस होता है वो ये होता है कि जो भी बहुजन समाज, जो ये इस पार्टी के लोग जिसको बहुजन समाज मानते हैं,
ठीक है ना, चाहे वो दलित की बात करो, चाहे आदिवासी हो, ओबीसी हो, या फिर जो भी माइनॉरिटी जो भी होती हैं, ठीक है ना, तो जो भी माइनॉरिटी जो होती हैं, ठीक है ना, उनके डेवलपमेंट की बात ये करते हैं, उनके पावर को, इनको उनके स्टेटस को सिक्योर करने की बात करते हैं, ठीक है ना। और ये जो इनके आइडियल्स जो हैं, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं से कुछ जो इनके लीडर्स हैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है वो, चाहे वो साहू जी महाराज की बात करें, महात्मा फुले की बात करें, ठीक है ना, पेरियार रामा स्वामी नायकर की बात करें, और सबसे बड़े जो लीडर हैं इनके बाबा साहब अंबेडकर, जो जो अब पता ही है आपको इनके बारे में, इनको ज्यादा बताने की जरूरत है ही नहीं कि किस तरह से उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में अपना मेन रोल एक तरह से कहा जाए तो इन्होंने ही दिया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो जी थे, जिनको बाबा साहब कहा जाता है, ठीक है ना, तो इनकी ही आइडियोलॉजी से ये इंस्पायर्ड होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या कि ये किस पे स्टैंड अपना रखते हैं, तो ये जो दलित जो हैं, जो अप्रेस जो क्लास है, मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया में ही बता दिया था, अप्रेस क्लास को ऑर्गेनाइज किया था किसने, भीम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1930 के आसपास। ओके, तो ये जो दलित हैं, ये जो हरिजन हैं, ये जो अप्रेस जो क्लास है, उनके इंटरेस्ट को या उनके वेलफेयर के लिए काम करना, यही इनकी मेन आइडियोलॉजीज हैं। अब ये कहाँ कहाँ पे मेन वर्क है, तो आपको पता ही है, सबसे मेन सेंटर उनका उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। और असेंबली इलेक्शन की बात करें तो ये जो अखिलेश की गवर्नमेंट जो 2012 में बनी थी, उसके पहले मायावती ही थी, ठीक है ना, वही मेजोरिटी से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश इनका मेन सेंटर है, इसके साथ साथ ओके, एमपी की बात करें, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब, यहाँ तक इसका जो इन्फ्लुएंस है इस पार्टी का, ये फैला हुआ है, और इस वजह से ये वोट भी इनको मिलता रहता है। और नेशनल पार्टी, लेकिन लग रहा है कि कुछ एक इलेक्शन के बाद इनको नेशनल पार्टी का जो स्टेटस है वो खत्म कर दिया जाएगा। बट अगर ये देखा जाए क्या कि अभी ये नेशनल पार्टी है, क्योंकि इसका जो मेन जो सेंटर तो है ही यहाँ पे क्या, उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ जो अदर जो स्टेट्स हैं, ठीक है ना, वहां पे भी, जैसे कि एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सारा पॉइंट हम लिखवाएंगे अच्छे तरीके से, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बट समझते जाओ हम क्या बता रहे हैं। ओके, चलो, इसके बाद थोड़ा सा रिजल्ट लिख देना चाहिए हमेशा से, क्योंकि 19 में ही इलेक्शन हुआ है और अभी तक सारी चीजें आपको कंफर्म हो गई होंगी। तो अगर ये सारी चीजें लिखते हैं तो आपका आंसर बहुत यूनिक बन जाता है। तो हमेशा से जिस पार्टी के बारे में आएगा तो उसका ये पॉइंट जरूर लिखिएगा कि उसको जो इस इलेक्शन में 19 का जो इलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, उसको कितना वोट मिला, ये आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है ना। तो इसको भी जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ, वो टोटल जो वोट मिला वो कितना मिला, 3.63, और जो सीट जो इसको मिला था वो कितना मिला था, 10 सीट्स। ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये सीट का एक अलग मतलब ये क्राइटेरिया ऐसा कि सर आप 11 सीट बताएं, तो वो तो एक क्राइटेरिया है ना। अगर 4 स्टेट में इसको स्टेट पार्टी है तो ऑब्वियसली बात वो तभी बन जाएगी, ठीक है। तो 2019 के इलेक्शन में इसको 3.63% वोट मिलता है और ये 10 सीट जीतती है, ठीक है ना। अब हम आते हैं रूलिंग पार्टी के बारे में डिस्कस करने के लिए, बट उसको हम इतना इजी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो जो भी चीजें जो दो पार्टी के बारे में देखे हैं उससे ज्यादा आपको नहीं समझना है, वही उसी को पॉइंट वाइज आपको क्या करना होता है, लिख देना होता है, ठीक है। बीजेपी को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम आपको 2-3 मिनट का जरा इसका बैकग्राउंड बता देते हैं कि जैसे इंडिपेंडेंस के बाद, या यूं कहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, और जब महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक तरह से जब डेथ हो जाती है, ठीक है ना, और उनके डेथ के बाद एक तरह से ये भी कहा जाए कि जो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, उसमें जवाहरलाल नेहरू का जो डोमिनेंट ज्यादा वहां पे, या फिर उनका जो इन्फ्लुएंस ज्यादा दिखता है, और एक तरह से लोग कहते हैं नेहरूइज्म, ठीक है ना। तो नेहरूइज्म का मतलब कि वो नेहरू का ही हर चीज, जवाहरलाल नेहरू की ही वहां पे चलती थी, ठीक है ना। मतलब कि जवाहरलाल नेहरू वहां पे सारी चीज को हो गए थे, चाहे वो कंट्री के लिए सही हो गलत हो, ठीक है ना। तो आपको क्या कह रहे हैं कि वो नेहरूइज्म का एक दौर चला गया, मतलब ये शुरू हो गया था कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स के डेथ के बाद, ठीक है ना। इसी से नाराज होके क्या हुआ, मतलब क्या होता है, किसी से नाराज होके एक लीडर होते हैं, ठीक है ना, जो कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी होते हैं। तो उनका क्या नाम था, उनका नाम था क्या, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है ना। तो बात कर रहे हैं हम बीजेपी की, अरे यार एक मिनट थोड़ा सा रुको तो, हाँ। तो बात कर रहे हैं हम किसकी, बीजेपी की। और इसमें जो इनके जो लीडर थे, ठीक है ना, जो जो क्या थे, श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी जो थे, ये क्या करते हैं, ये रिजाइन दे देते हैं, ठीक है ना। वो कांग्रेस जो कमेटी होती है उसे रिजाइन दे देते हैं, क्योंकि वो नेहरू के जवाहरलाल नेहरू, देखो अब वो उनके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, तो जवाहरलाल नेहरू का उनका जो व्यू था, या वो जो सरकार चलाने का जो प्रोसेस था, वो उनको सही नहीं लगा, ठीक है ना। कुछ एक पॉइंट पे, चाहे वो नेहरू का जो व्यू हो कश्मीर को लेके, ठीक है ना, या कांग्रेस का ही कहें, कश्मीर का को लेके थोड़ा सा जो ढीला रवैया हो गया था, ठीक है ना, ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे उसको लेके,
तो इसके साथ साथ जो माइनॉरिटीज थी, चाहे वो पाकिस्तान की बात की जाए या फिर बांग्लादेश की, तो यहाँ पे जो हिंदू माइनॉरिटी जो थी, वहां पे जो मतलब कि जो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा था, उसको लेके कांग्रेस बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थी, ठीक है ना। और इस वजह से जो ये मुखर्जी जो थे, जो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने कांग्रेस की कमेटी से रिजाइन दे दिया और 1951 में उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसको कहा गया क्या, भारतीय जनसंघ। क्या कहा गया, भारतीय जनसंघ। ओके, तो इन्होंने 1951 में क्या किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ को फॉर्म किया। और जो बीजेपी हम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी, वो कहीं ना कहीं से उसका जो प्री पार्टी कह सकते हैं, उसका जो बेस है, वो इसी भारतीय भारतीय जनसंघ से आगे निकल के ही आया है, ठीक है ना। तो इसको मतलब आपके एनसीईआरटी में कह भी दिया गया है कि ये बीजेपी को पहले हम क्या कहते थे, भारतीय जनसंघ कहते थे, ठीक है ना। 6 अप्रैल की अगर बात करें 1980 में, तो न्यू दिल्ली में क्या हुआ, न्यू दिल्ली में ये भारतीय जनसंघ की कमेटी बैठती है, जिसके पहले प्रेसिडेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी को क्या बनाया जाता है 1980 में ही, ठीक है ना। पहला जो हेड बनाया जाता है किसको, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, ठीक है ना। और वहीं पे क्या होता है, वहीं पे इस पार्टी का नेम क्या कर दिया गया, चेंज करके रख दिया गया, बीजेपी। इसीलिए कहा गया है कि ये जो बीजेपी पार्टी है, उसको फाउंड कब किया गया था, 1980 में, ठीक है ना। समझने की कोशिश करना, बीजेपी को कब सेटअप किया गया था, 1980 में। लेकिन अगर हम इसके हिस्ट्री को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं से जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में जो ये पार्टी बनाया था, ठीक है ना, भारतीय भारतीय जनसंघ, उसी का एक रिफॉर्म ये पार्टी है, कौन सी, भारतीय जनता पार्टी। ओके। और इसके साथ साथ आपको देखने के जो भी शुरू में जब पार्टी बनी, तो इसका जो रिजल्ट था वो काफी मतलब सेटिस्फैक्टरी नहीं था। और एक डाटा अगर हम आपको बताएंगे, तो आप थोड़े से हो सकता है शॉक्ड हो, कि जब वो 1984 के इलेक्शन में, ठीक है ना, 1984 के इलेक्शन में क्या हुआ था, कि इसको केवल 2 सीट मिला था लोकसभा का। 1984 में 2 सीट, और 2019 में जाके ये कंट्री की सबसे बड़ी पार्टी, हालांकि 14 से ही ये चल रहा है, तो 19 की अगर अगर रिसेंट डाटा देखें, तो इसको कितना सीट, 300 सीट जो क्या हुआ है, इसको मिला, जो कि हमारे कंट्री की सबसे बड़ी पार्टी, मेजोरिटी के साथ जीतने वाली पार्टी थी, और जिसके जो लीडर हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो जर्नी है, 2 सीट से लेके 303 सीट में, ठीक है ना, उस जर्नी के पहले बहुत सारे के बीच में बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है ना। और अगर कहानियों की अगर बात की जाए, कहानी का मतलब कि कौन कौन से ऐसी आइडियोलॉजीज थी, कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे जो लोगों को बहुत पसंद आए, ठीक है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी की पर्सनालिटी, लाल कृष्ण आडवाणी की पर्सनालिटीज, और इसके साथ साथ जो दीनदयाल उपाध्याय जो थे, उनका जो उनकी जो थ्योरी थी इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की और अंत्योदय, तो एक वर्ड आएगा पढ़ेंगे बाद में, इंटीग्रल ह्यूमन का मतलब ये सबको एक साथ लेके चलना, ठीक है ना। इसके साथ साथ अंत्योदय का मतलब कि सारे मतलब पॉवर्टी को खत्म करना, ठीक है ना, ये आइडियोलॉजी। और इंडियन एंशियंट कल्चर को प्रोटेक्ट करने की जो वैल्यू की जो है थिंकिंग है, कि हमको अपने एंशियंट कल्चर को नहीं भूलना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको पता भी होगा कि बीजेपी इस पे ज्यादा फोकस करती है। मैंने आपको बताया कि ये राइट फ्रंट में आता है, जो कि कुछ कंजर्वेटिव टाइप की ये पार्टी है, जो हमारे एंशियंट कल्चर को बदलने की बात नहीं करती है, बल्कि उसको प्रोटेक्ट करने की बात करती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ ये कल्चरल नेशनलिज्म में ज्यादा ये बिलीव करते थे। क्वेश्चन आया था पहले कि कौन सी पार्टी कल्चरल नेशनलिज्म, ठीक है ना। कल्चरल नेशनलिज्म का मतलब क्या, कि कल्चर को लेके क्या करना, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग करना, जिसको कि ये क्या कहते हैं, हिंदुत्व, ठीक है ना। तो इसका मानना ये है कि जो कंट्री है वो हिंदुत्व के ही बेस पे आगे बढ़ी हुई है। तो कल्चरल हिंदुत्व एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस पार्टी का, ठीक है ना, जिसमें ये पॉलिटिकल पार्टी जो है बीजेपी, इसने काम किया, और लोगों को ये पसंद आया कि हाँ, हमको अपने एंशियंट कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये जो हिंदुत्व की जो फीलिंग है उसको क्या करना, आगे बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने क्या किया, फुल सपोर्ट किया। इसके साथ साथ देखें, जो इनका 2 डिमांड और था, जिसको जो इस पार्टी को बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बना दिया था, वो जिसको अचीव किया जा चुका है, कि ये किसमें बिलीव करता था, तो टोटल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर का जो इंटीग्रेशन है इंडिया में, इसको मिला देना, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन ना होना इसका। तो ये जो इसकी जो आइडियोलॉजी थी या ड्रीम था एक तरह से। इसके बाद एक और चीज जो हमको लग रहा है कि
होने ही वाला होगा। ये तो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड की बात करते हैं, समान नागरिक संहिता, ठीक है ना। तो जो यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, ये जो दो चीजें हैं उसने बीजेपी को जबरदस्त सपोर्ट दिया, और कहीं ना कहीं से इसी वजह से ये जो पार्टी है वो पावर में आई हुई है, ठीक है ना। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो इंटीग्रेशन तो पता ही है, हो ही गया। अब नेक्स्ट स्टेप की जो बात की जा रही है वो क्या करके, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये क्या होता है, तो सबके लिए सेम रूल, सबके लिए सेम लॉ। तो पता है ना, अलग अलग रिलीजन का, एक तरह से अगर मुस्लिम हिंदू की ही बात करें तो मुस्लिम में क्या है, वो मुस्लिम लॉ बोर्ड अलग तरीके से वो डील करता है। तो इनका मतलब ये है कि एक कंट्री में रहने वाले हैं तो हमारा जो सिविल कोड भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी को कहा गया था क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके। तो किसका मानना यह है कि रिलीजन को ना ध्यान में रखते हुए क्या करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या करना, प्रमोट करना, ये इसका एक एम था, ठीक है ना। और इसके साथ साथ जो रिलीजियस कन्वर्जन जो होता है, ठीक है ना, जो धार्मिक जो परिवर्तन फोर्सफुली लोग करते हैं, इसके तो वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट है। आपको ये पता भी है कि ये जो रिलीजियस कन्वर्जन पे कोई बैन करना चाहती है, ठीक है ना, हिंदू को मुस्लिम में चेंज करना, तो ये सारी जो बातें हैं, ठीक है ना। तो बीजेपी का मानना है कि ये गलत है और उसको वो टोटली बैन करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें लोगों को पसंद आई, और कहीं ना कहीं से उन्होंने क्या किया, अपना सपोर्ट भी दिया। ओके। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो 1990s में ही इस पार्टी को क्या मिलता है, पूरा टोटल सपोर्ट मिलता है। और अगर देखेंगे तो 1998 में जो इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन, और कोई बताएगा हमको कि ये जो बीजेपी और इसके साथ साथ जो इसकी जो सपोर्टिंग पार्टी है, उनके अलायंस को हम क्या कहते हैं, मैंने अच्छे से बताया है, थ्री मेन अलायंस कहते हैं। अरे वाह, वेरी गुड। तो दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और यही कांग्रेस की अगर पूछते तो आप क्या कहते हैं, कि कांग्रेस के अलायंस को क्या कहते हैं, यूपीए। अरे वाह, तुम लोग तो मास्टर आदमी हो, ठीक है ना। तो कांग्रेस और उसकी अलायंस यूपीए, और ये जो एनडीए जो है वो क्या है, वो बीजेपी। अब ये एनडीए आया कब, तो ये आया कब, 1998 में, ठीक है ना। तो एनडीए मतलब कि बीजेपी और इसके सपोर्टर पार्टी ने मिलके क्या किया, गवर्नमेंट फॉर्म किया। हालांकि अगले साल वो फिर हार गए, फिर कांग्रेस आ गया, ठीक है ना। लेकिन 1998 में जो एनडीए है उसने क्या किया, उसने विक्ट्री गेन की, मेजोरिटी मतलब, हालांकि ये एनडीए के सपोर्ट से हुआ, छोटी छोटी पार्टी के सपोर्ट से हुआ, ठीक है ना। तो अलायंस ही हुआ, ठीक है ना, कोलिशन ही हुआ एक तरह से, ठीक है ना। और अब की बात करें तो 2019 की अगर बात करें तो ये जो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की जो क्या है, वो सबसे लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आई, और उसने लोकसभा के इलेक्शन में तो धमाल ही मचा दिया, दो बार से ही। ओके। तो 303 सीट पे इसने क्या की जीत, मतलब सीट को इसने जीता, और हमारे कंट्री के जो है सबसे बड़ी पार्टी सेंटर में बन गई। ओके। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, जहां तक मैंने ट्राई किया है कि हर चीज आपको समझ में आए।